हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा अभी सेशन चल रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री का चल रहा है। जो हम आईसीआर के लिए प्रिपेयर करने वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री का जो है सेशन लाया, जिसमें हम तमाम इंपॉर्टेंट देशों की क्रांति को देखें, जैसे इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, तमाम चीज़ों को देखने के बाद जहाँ हम आज पहुँचे हैं, जिसे कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध कहते हैं, तो शीत युद्ध के बारे में जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। और होपफुली ये वर्ल्ड जो हिस्ट्री है इसका जो है लास्ट क्लास होगा और इससे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और फटाफट समझते हैं कि ये शीत युद्ध क्या था, ये कोल्ड वॉर क्या था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हुआ था, उसके बाद 1945 से लेकर 1991 यानी कि 1991 अगर आप याद कर पा रहे होंगे तो मैंने बताया था आपको कि 1991 में यूएसएसआर यानी कि रशिया जो है वो 15 देशों में टूट गया था और उसके 15 देशों में टूटते ही क्या हो गया था कि कोल्ड वॉर समाप्त हो गया था। तो कोल्ड वॉर होता क्या है, आखिर शीत युद्ध क्या होता है? तो दो बड़े देशों के बीच में जब भी कोई ऐसे आपसी विचारधाराओं का टकराव होता है तो हम उसे शीत युद्ध कहते हैं। मेनली शीत युद्ध में क्या होता है कि दो बड़े शक्ति जो है ना आपस में लड़ते नहीं है, वो एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं और एक दूसरे के वर्चस्व की लड़ाई हम कह सकते हैं कि हम बड़े हैं, हम ताकतवर हैं, इसकी लड़ाई जो है इस यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। तो इसे ही हम शीत युद्ध कहते हैं, कोल्ड वॉर कहते हैं। वो आपस में कभी लड़ते नहीं है एक दूसरे, वो दोनों जो शक्तिशाली देश है वो आपस में कभी नहीं लड़ते। उनके वजह से कई देश आपस में लड़ जाते हैं, कई देश में कितनी टकराव हो जाती है वो सब हम देखते हैं अभी इस सारे युद्ध में हम लोग देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, एक देश अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बताने के चक्कर में इतना कुछ कर देता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक समय की बात है कि जब पूरा दुनिया जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा दुनिया दो देश में बढ़ गया था, दो खेमों में बढ़ गया था। पहला रशिया वाला और दूसरा अमेरिका वाला। तो ज़्यादातर देश दुनिया के ज़्यादातर देश क्या करते थे, या तो अमेरिका को फेवर कर रहे थे या तो रशिया को फेवर कर रहे थे। रशिया चाहता से ज़्यादा देश, ऐसा चाहता था रशिया कि ज़्यादा से ज़्यादा देश उसके फेवर में आए, अमेरिका चाहता से ज़्यादा देश उसके फेवर में आए। तो इस तरीके से क्या हो गया कि कई ऐसे देश आए जिसमें क्या हो गया, वो जिसमें आधी आबादी अमेरिका का फेवर करने लग गई और आधी आबादी रशिया का फेवर करने लगी। बस शुरू हो गया वहां से शीत युद्ध। मतलब अमेरिका क्या करता था, उसके सपोर्ट करने वाले लोगों को अपनी ये क्या बोलते हैं वेपन्स वगैरह सप्लाई करता था, वहीं रशिया अपने फेवर करने वाले लोगों को अपनी वेपन सप्लाई करता था और हो जाते थे देश के आपस के आम जनता में ही लड़ाई हो जाती थी। जिस तरह से ब्रिटिशर्स के आते ही हमारे देश में क्या होने लगा, जातिवाद का लड़ाई होने लगा, उसी तरह से इन लोगों ने भी क्या किया, इन लोगों ने भी दिमाग लगाया अमेरिका और रशिया वाले ने, कि अमेरिका तो खास करके इस पर ज़्यादा फोकस करता है कि जातिवाद का लड़ाई वो ज़्यादा लड़ा कर रखता है। जैसे यूरोपीय कंट्री की अगर हम बात करें, तो अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, मिडिल एशिया की बात करें, तो मिडिल एशिया में एशिया के मिडिल ईस्ट की बात करें तो उसमें तमाम देश जो है आपस में सिया सुन्नी के नाम पर लड़ते हैं। जैसे कि इजराइल फिलिस्तीन का अगर हम ले लें, तो इन तमाम चीज़ों में हम कहीं ना कहीं अमेरिका को डायरेक्टली देख सकते हैं कि अमेरिका इसमें किस तरह से इन्वॉल्व है और वो किस तरह से विवादों को बढ़ाने में, अपने वेपन्स को बेचने में, अपने हथियारों को बेचने में सबसे आगे आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप सब अगर इसको देख पा रहे हैं क्लियरली, तो ये विजिबल होगा कि ये वाला जो पार्ट है हमारा रशिया और ये वाला जो है ये क्या है, हमारा अमेरिका है। तो ये दोनों क्या करते थे, अपने वर्चस्व की लड़ाई में तमाम देशों को अपने अंदर लेने की कोशिश करते थे कि ये देश हमारे फेवर में, ये देश हमारे फेवर में। तो इसी में अगर हम बात करें उस समय इंडिया की, अगर बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, तो इंडिया जो है वो ना तो रशिया को मानता था और ना ही अमेरिका को मानता था। वो गुट निरपेक्ष की नीति को अपनाता था। वो नॉन एलाइज मूवमेंट NAM के नाम से जाना जाता है। कौन सा मूवमेंट को फॉलो करता था? NAM को फॉलो करता था, नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट इसको बोलते हैं। नेहरू ने स्टार्ट किया था। हमारे भारत का क्या मानना था कि ना तो हम रशिया के फेवर में हैं और ना तो अमेरिका के फेवर में, हम स्वतंत्र हैं अपने विचारधाराओं को रखने के लिए और अपना डिसीजन लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के प्रभाव में नहीं रहेंगे। और ये नेहरू का बहुत ही बेहतर डिसीजन कह सकते हैं। इस तरह की बातें थी। तो नैम को आप भली बात ही समझ गए होंगे कि क्या था। तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी कुछ चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हम लोग स्लाइटली जो है रशिया की तरफ झुके हुए थे। क्यों? क्योंकि हम क्या किए थे कि हम दुनिया को दिखा रहे थे कि हम नैम है, नॉन ये जो है हम गुट निरपेक्ष है। लेकिन क्या था कि हम रशिया से जाकर एक चुपके से संधि भी किए हुए थे कि हमारा आप सहायता करेंगे तब, ताकि हम आपके लिए भी कभी भी फ्यूचर में खड़े रहेंगे। तो ये एक अलग बातें थी, ऐसा होना भी ज़रूरी होता है। तो इसके साथ हम सबसे पहले अगर किसी मूवमेंट को देखते हैं तो ये हमको देखने को मिलता है 1950 से 1953 में कोरिया संकट। ये कोरिया संकट क्या है कि अगर मैं कोरिया वाला मैप इसमें हाँ ये दिख रहा है,
लेट मी शो यू कि कोरिया वाला अगर मैं आपको एरिया दिखाऊं तो आप सब अगर वर्ल्ड हिस्ट्री वाले में देखेंगे, ये सॉरी वर्ल्ड मैप वाले में देखेंगे तो आपको यहाँ पे कोरिया लोकेट हो रहा होगा। कोरिया पहले ये पूरा कोरिया ही था, ये चाइना के नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है, ये सारा का सारा कोरिया ही था, ये आपको दिख रहा होगा कि ये कोरिया ही था। लेकिन क्या हुआ कि समय के अंतराल के साथ इसमें ऊपर वाला जो देश था, ऊपर वाला ये जिसको आज हम नॉर्थ कोरिया बोलते हैं, वो रशिया का फेवर करता था, और जो साउथ साइड में साउथ कोरिया वो अमेरिका का फेवर करता था। हुआ कुछ ऐसा कि अमेरिका जो है और अमेरिका क्या करने लगा कि साउथ वाले लोगों को वेपन्स देने लग गया, और रशिया वाले ने क्या किया कि नॉर्थ वाले लोगों को वेपन्स देने लग गया। अब एक कम्युनिस्ट जो है कम्युनिस्ट बनाना चाहेगा, और एक लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र बनाना चाहेगा। बस आपस में हो गई भयंकर मार, ये दोनों आपस में लड़ने लगे और बहुत तेज जो है वहां पे युद्ध देखने को मिला। और कब से कब तक चला? 1950 से 53 में जाके अंत कब हुआ? जब एक जो है संधि हुई, उस संधि में 38 डिग्री चैनल इन दोनों देश के बीच से एक चैनल को मान लिया गया। ये 38 डिग्री चैनल यहां से बनाया गया, जिसे एक तरफ नॉर्थ हो गया और दूसरी तरफ साउथ हो गया। नॉर्थ कोरिया के बारे में आप सब जानते होंगे, वहां के शासक कितने डिस्टर्ब माइंडेड आदमी, कितना पागल है। इनफैक्ट वो लोगों को हेयर स्टाइल भी अपने हिसाब से नहीं रखने देता है। वहाँ के लोग सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते, वहाँ के देश फॉरेन नहीं जा सकते, वहाँ के देश उनके विरुद्ध कोई बातें नहीं बोल सकते। नेता जो है, वहाँ के लीडर जो है, आप सब उनको भली भांति जान रहे होंगे, उनका जो है आप उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। आप टेलीविजन पे अपने पसंद की सीरियल जो सीरीज मूवी कुछ भी नहीं देख सकते। आपको पढ़ाई भी उन्हीं के फैमिली के बारे में जाए, उनके पढ़ाया भी आपको उन्हीं के फैमिली के बारे में जाएगा, वो कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा आपको। इस तरह की चीजें जो नॉर्थ अमेरिका में ये नॉर्थ कोरिया में। वहीं अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया आज पूरी दुनिया में डेवलपमेंट को लेकर काफी फेमस है। सैमसंग कंपनी हो गई, उसके बाद ये फोर्ड कंपनी वगैरह हो गई, ये सब नॉर्थ कोरिया के। नॉर्थ कोरिया देखिए लोकतंत्र को अडॉप्ट किया और कितने आगे बढ़ चुका है। सैमसंग को हम सिर्फ मोबाइल बनाने वाले कंपनी से या फिर फ्रिज टीवी बनाने वाले कंपनी के नाम से जानते हैं, बल्कि जो ये सैमसंग वाली कंपनी है, ये एक्चुअली की रियल एस्टेट में वर्क करती है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाती है। आप बुर्ज खलीफा को भली भांति जानते हो कि बुर्ज खलीफा बनाने वाला कंपनी सैमसंग ही है। तो आप बिल्कुल इस बात पे नहीं जाएंगे कि वो मोबाइल और टीवी या फिर ये छोटे छोटे एसेसरीज बनाती है। वो उसके इनकम का मुश्किल से 10% होगा, 90% उसका इनकम रियल एस्टेट से होता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पे रशिया और अमेरिका ने मिलकर किस तरह से कोरिया को ध्वस्त किया और आखिरकार कोरिया को दो भागों में बांट ही दिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। क्लियर है? इसके बाद हम दूसरा आते हैं। जब यहां पे अमेरिका और रशिया को मन नहीं भरा तो ये चले आए जस्ट इसके पास वाले एरिया, ये वियतनाम में। वियतनाम को आप सब देख पा रहे होंगे, ये वाला जो एरिया, ऑरेंज वाला एरिया जो साइड से है, वियतनाम में भी जस्ट इसी तरीके का काम हुआ। आधा वियतनाम अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था, आधा नीचे वाला वियतनाम रशिया को सपोर्ट कर रहा था। अब नीचे वाले वियतनाम को अमेरिका अपना वेपन्स देता था कि मारो, ऊपर वालों को मारो, सबको मार के मार दो, जान से मार दो। और रशिया क्या कर रहा था कि अपने वाले सपोर्ट करने वाले मेंबर को ये हथियार दे रहा था। लेकिन भाई साहब यहां तो दाल इनके गलने वाली नहीं थी। हुआ कुछ ऐसा कि दो वहां के लोग क्या हो गए, यूनाइटेड हो गए, एक हो गए। और यूनाइटेड पीपल ने क्या करा, सबसे पहले जो रशिया वेपन देता था उसको भी ये लोग रख लेते थे, कहते थे हाँ मारेंगे और वेपन चाहिए, और वेपन चाहिए करके रशिया के सारे वेपन्स को इन्होंने कलेक्ट किया। अमेरिका को सपोर्ट करने वाले लोगों ने क्या किया, अमेरिका को बोला कि हाँ हाँ और वेपन चाहिए, और क्या करा, बहुत सारा वेपन लेके रख लिया। और सारे लोग यूनाइट हो गए वहां के लोगों ने, और वो समझ गए थे रशिया और अमेरिका की चाल को, और क्या किया, धो डाले दोनों को। अमेरिका को भी वहां से मार के भगाया गया, और किसको, वहां से रशिया को भी मार के भगाया गया। इन सब के नेतृत्वकर्ता कौन थे? हो ची मिन। उनका क्या नाम था? हो ची मिन। आज वियतनाम का सबसे बड़ा शहर भी हो ची मिन ही है। और दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में उनको ये क्या बोलते हैं, उनको हो ची मिन अंकल हो के नाम से जानते हैं। किन के नाम से? अंकल हो के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ हो तो कोई कुछ और ही वर्ड क्रिएट करता है, लेकिन उनको अंकल हो के नाम से हमारे इंडिया में उनको जानते हैं। तो हो ची मिन जो थे, उन्होंने लोगों को बताया कि देखो ये अमेरिका और रशिया वाले मिलकर हमें कोरिया बनाना चाह रहे हैं और हम बट जाएंगे। तो इन दोनों ही ग्रुप के पीपल ने क्या किया, अपने आप को एक किया। और वहाँ जंगल वाला एरिया है, तो इन्होंने बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई, और सुरंग में क्या करे कि बड़ा बड़ा हथियार से खड़ा करके रख देते थे और ऊपर से ढक देते थे। अमेरिकी फौज जैसे ही दौड़ कर थी, सब के सब उसी गड्ढे में गिर जाते थे, और ऐसे खड़ा खड़ा वो लोग चिकन का लेग पीस बन जाते थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि अमेरिका भी वहां पे युद्ध न जीत सका, भागना पड़ गया उसे। और उसके अलावा कौन भाग गया यहां से? रशिया भी यहां से भाग गया। लेकिन मैं आपको वियतनाम की एक घटना बताऊंगा ना, तो आप सबको विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अमेरिका ने इस वियतनाम पे 27 करोड़ बम गिराए भाई साहब, 27 करोड़।
सोच के दिमाग हिल जाता है। 27 करोड़ बम्बार्डिंग किसने किया? अमेरिका ने किया। किस पे? वियतनाम पे किया। फिर भी वहां के लोगों ने क्या किया? अब वो मतलब समझ गए थे इस नीति को। उन्होंने क्या किया था कि सुरंग खोद खोद कर अपना घर वगैरह सब बना लिए थे, उसी के अंदर सब कुछ बना लिए थे। जैसे ही सेना सुरंग में घुसती थी बस घेर के मार देते थे, क्योंकि ऊपर से जब वो आते थे तो उन्हें दिखता ही नहीं था। इसी चक्कर में ये किसने क्या किया था? अमेरिका ने, कि वहां पे युद्ध के नाम पर, वहां पे शांति के नाम पे क्या किया? ऐसी केमिकल का छिड़काव किया तो जंगलों में आग लगा दिया होता है। इतना कुछ करने के बाद भी अमेरिका भी पिटा के भागा वहां से, और रशिया भी पिटा के भागा, और लास्ट में वो स्वतंत्र हो गया। क्लियर हो गया? 1955 से 1975 तक वियतनाम संकट चला। कब से कब तक? 55 से 75 तक चला। क्लियर है? इसके बाद हम आते हैं, अगर आप देखेंगे तो यहां देखिए, यहां 20 साल हो गया। कितने? 20 साल में यहां से भी पिटा के दोनों के दोनों भागे। 20 ईयर। और देखिए हिस्ट्री कैसे रिपीट होता है, आगे देखते रहिएगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो अफगानिस्तान में 1978 से 1988 की बात करें तो अफगानिस्तान में किसका था? रूस का था। रूस वहां अपनी दबदबा को बनाए रखा था अफगानिस्तान में, लेकिन अमेरिका को कैसे बर्दाश्त होगा भाई साहब, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई है। अमेरिका ने क्या किया? अफगानिस्तान को वहां से भगाने के लिए वहां के स्टूडेंट का सपोर्ट लिया, और अफगानिस्तान में स्टूडेंट को तालिब कहते हैं। क्या कहते हैं? तालिब। और उन्हीं का एक ग्रुप बन गया जिसे तालिबान कहते हैं। तो सबसे पहले जो लगभग 1988 में ये तालिबान, जिसको सपोर्ट, हथियार, ट्रेनिंग कौन दे रहा था? अमेरिका दे रहा था। इन सब के मदद से क्या करा इन्होंने? रूस को मार के वहां से भगा दिए। और देखिए भाई, जंगल वाला एरिया, दलदल वाला एरिया, या फिर पहाड़ वाला एरिया, इस पे लड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। आपके पास कितनी भी हाई टेक्नोलॉजी होगी, क्या आप जो हमारे यहाँ का जो माउंटेन है, हमारे यहाँ का जो एवरेस्ट है, उसको क्रॉस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें जो है हमें ये बात बताती है क्या कि रशिया क्यों हार गया होगा, क्योंकि वो अपना फाइटर लेके ऊपर जा नहीं पाता था। और वहाँ के जो तालिबानी थे, वहाँ के स्टूडेंट, वहाँ के रहने वाले थे, लोकल थे वहाँ पे, उनको हर चीज़ का आइडिया था, बाहर में सर्वाइव करने का पता था, तो वो बहुत ही आसानी से सर्वाइव किए और 1988 में क्या कर दिए? वहाँ से उसको मारकर भगा दिए। उसके बाद दूसरी बात देखें तो लगभग 2021 में अभी रिसेंट घटना है, आप सब देखे होंगे कि वहाँ पे लगभग 20 साल से अमेरिकी थी, और जैसे ही अमेरिकी वहाँ से हटने का वो करी, तालिबान ने वापस से आकर क्या किया? अमेरिका के तमाम लोगों को मार पीट के वहां से भगा दिया। इनफैक्ट अफगानिस्तान के भी लोग वहां से भाग रहे थे और भागकर इंडिया आए। उनका एक वीडियो तो सोशल मीडिया पे इतना वायरल हुआ कि एरोप्लेन पे लटक लटक के, हवाई जहाज पे लटक लटक के लोग बाहर ही लटक के जाने लग गए, रास्ते में गिर के मरने लग गए। तो इस तरह की सिचुएशन आप सब ने देखा होगा, सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा था। तो 2001 से 2021 यहां भी अमेरिका कितना? 20 साल मार खा के गया। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि रशिया और अमेरिका के वर्चस्व की लड़ाई में कितना बुरा स्थिति जो है क्रिएट कर दिया पूरे दुनिया में। इसके बाद दूसरा अगर हम देखें तो कुवैत। अब हम यहां पे देखते हैं कि कुवैत के बारे में कहानी थोड़ा सा देख लेते हैं, ये फटाफट देखने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे एक काफी छोटा सा देश है, पता नहीं आपको दिखेगा या नहीं, ये काफ़ी छोटा सा देश है, इसमें तो विजिबल नहीं हो रहा है। देखिए ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, इराक के जस्ट नीचे कुवैत है। अगर विजिबल हो, इराक के जस्ट नीचे क्या है? कुवैत है। और ये कुवैत वाला जो जगह है, यहाँ पे कुवैत जो है इराक से कर्ज ले रखा था। इराक से किसने कर्ज ले रखा था? इराक से कुवैत ने कर्ज ले रखा था, और कुवैत जो है उसे कर्ज देने का, वापस करने का नाम नहीं लेता था, क्योंकि ये सारे जो है ना ऑयल के बहुत बड़े उत्पादक हैं। ये सारे कंट्री जो है यहाँ के, ये तमाम जो कंट्री है, ये सब के सब क्या कर रहे हैं? ऑयल उत्पादन में बहुत ही बड़ा योगदान है इनका। इनकी वजह से क्या हुआ? इराक जो इनसे पैसा लिया हुआ था, सॉरी कुवैत जो इराक से पैसा लिया हुआ था, वो देने का नाम नहीं ले रहा था। और इराक थोड़ी सी बड़ी कंट्री थी, उसने क्या किया? एक दिन में ही पूरे कुवैत को कब्जा कर लिया। और कुवैत का फेवर कौन करता था? कुवैत अमेरिका के फेवर में, इराक रशिया के फेवर में था भाई। तो इराक जो है रशिया के फेवर में, कुवैत जो था वो अमेरिका के फेवर में। तो कुवैत को लगा कि अमेरिका तो बचा ही लेगा हमें, ये क्या किया? उसका पैसा नहीं देने की बात कह दी, और इराक ने एक ही दिन में क्या किया? कुवैत पर ऐसे ही चलते आर्मी के साथ पूरा का पूरा कब्जा कर लिया, और पूरा का पूरा कब्जा कर लिया। और ये बोलने लगा कि अब हम इसको छोड़ेंगे ही नहीं। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि भाई उनको दिखा हुआ था कि 1961 की अगर हम बात करें, 1951 की बात करें, तो उन्हें ये एग्जाम्पल एक मिली हुई थी कि चाइना ने भी बहुत ही आसानी से क्या किया था? तिब्बत पर कब्जा कर लिया, और यूएनओ कुछ नहीं कर पाई। यूएनओ क्या की? कुछ नहीं कर पाई। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था, सद्दाम हुसैन को यह बात पता ही नहीं था कि वीटो नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं। पता नहीं भाई साहब, हमें तो लगता है कि नहीं पता था। अगर उन्हें पता होता कि जब ये बात यूएनओ में जाएगा तो क्या होगा कि यूएनओ में जाएगी तो हमें बचना नामुमकिन है, हमें छोड़ना ही पड़ेगा, इनफैक्ट हम पे दबाव भी बनाया जाएगा। तो उसने इस बात को ध्यान नहीं रखा, और उन्हें लग रहा था
किसको, इराक को लग रहा था कि हम कुवैत पे जो कब्जा किए हैं तो ये बात अगर यूएनओ में जाएगी तो रशिया इस पे वीटो कर देगा और हम बच जाएंगे और कुवैत हमारा हो जाएगा। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि अमेरिका पहले कुवैत को मार खाने दिया अच्छे से। कुवैत में जब बढ़िया से कुचाई हो गया तो समझ गया अमेरिका की कुवैत की भी संस्कृति गई, कुवैत का भी डेवलपमेंट गया, अब ये देश आगे नहीं बढ़ सकता ऑयल होने के बावजूद भी। तो पहला तो कुवैत को खत्म किया। देखिए रणनीति देखिए कैसी है, कुवैत ऑटोमेटिक खत्म हो गया इराक से लड़के। अब इराक को मारने के लिए क्या किया अमेरिका ने कि रशिया जो है, उस समय रशिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हुई थी। रशिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो रही थी क्योंकि 1991 में क्या हो गया था, लगभग टूटने ही वाला था। क्या, रशिया टूटने वाला था 15 देशों में, इसलिए इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। ये किससे सपोर्ट लेने गया, ये अमेरिका से कुछ पैसे लेने गया था अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। तो अमेरिका बोला कि देखो हम ये कुवैत और इराक वाला मुद्दा लेकर यूएनओ में जा रहे हैं, और यूएनओ क्या होता है भाई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे दुनिया का संसद कहा जाता है। उसको, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो यूएनओ में क्या होगा कि यूएनओ में मैं लेके जाऊंगा, इस तरह की बात कहा, अगर तुम वहां वीटो पावर इस्तेमाल कर दोगे यूएनओ में तो हम जो तुमको कर्ज देने वाले हो नहीं देंगे। भाई रशिया की मजबूरी होगी, उसे अपना अर्थव्यवस्था बचाना था, वो चुप हो गया, वो बोल दिया कि ठीक है यूएनओ में हम कोई बात नहीं बोलेंगे। इसके वजह से क्या हो गया कि अब अमेरिका जो है इस कुवैत वाले मुद्दे को उठाकर लेकर कहां चला गया, यूएनओ में चला गया। अब यूएनओ में जाने की वजह से क्या हो गया कि इराक जो है, इराक पर क्या हो गया कि इराक पे इस बात का प्रेशर बन गया और अमेरिका ने इसी का फायदा उठाया और 35 देशों के साथ चारों तरफ से इस इराक को धो डाला। और क्या भयंकर मारा भाई साहब इनको, इराक वालों को इतना मार मारा। अब मारने के लिए ना अमेरिका पूरी दिमाग लगाता है, जितनी पेट्रोल इंडस्ट्री थी सबको ध्वस्त कर दिया, जितने उद्योग थे सबको ध्वस्त किया, स्कूल कॉलेज बिल्डिंग एवरीथिंग को ध्वस्त किया। क्यों? क्योंकि उसको लगभग 100-200 साल पीछे धकेल दिया। उतना करने में देश को 100 साल भी लग सकते हैं, वो इतना पीछे उसे धकेल दिया। क्यों? अमेरिका की ये स्ट्रेटजी है ना बहुत गंदी है, बहुत गंदी स्ट्रेटजी है। वो उसको पूरी संस्कृति कल्चर एवरीथिंग को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। इस तरह से देखिए कुवैत भी डिस्ट्रॉय हो गया, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुवैत डिस्ट्रॉय हो गया, इराक डिस्ट्रॉय हो गया। इराक जो है ईरान से बार बार झगड़ा कर लेता है शिया सुन्नी के नाम पे, ये आपस में लड़के खुद कमजोर हो गए। सऊदी अरब तो उसका बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है, उसको बोलते हैं कि सॉफ्ट गुलाम बोलते हैं। मतलब ऐसा आप एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसे सॉफ्ट गुलाम बोलते हैं। ये इतना अच्छा गुलाम है अमेरिका का। अमेरिका इसको बोलता है उठो तो खड़ा हो जाता है, बैठो तो बैठ जाता है, चलो तो चलने लगता है। मतलब इतना है। क्यों? क्योंकि जैसे ये अमेरिका के अगेंस्ट जाएगा या अमेरिका की बात को नहीं सुनेगा, अमेरिका वहां के लोगों को गन बंदूक पूरा जो है ये दे देगा, सप्लाई कर देगा और कहेगा कि मारो, यहाँ लोकतंत्र होगा, राजा का शासन नहीं होगा, बस हो जाएंगे वहां के राजा जी का काम खत्म हो जाएगा, बच जाएगा वहां का बाजा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अमेरिका और रशिया के वर्चस्व में फिर क्या हुआ, 1991 में इन लोगों का वर्चस्व जो है समाप्त हुआ। कैसे समाप्त हुआ कि 1991 में जाकर क्या हो गया कि रशिया जो है वो यूएसएसआर जो है वो 15 देशों का संघ था, वो टूट गया और टूटते ही 15 अलग अलग देश बने और उसके बाद जाके जो है कोल्ड वार, शीत युद्ध जो है खत्म होता दिखा पूरे दुनिया में। तो इस तरह से कोल्ड वार क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसने कई देशों को जो है अपने साथ चपेट में लिया। शीत युद्ध में कहीं भी जो है अमेरिका और रशिया आपस में नहीं लड़े, बल्कि ये दूसरे देश को अपना अखाड़ा बनाकर अपने वर्चस्व के लिए लड़ते रहे। तो ओवरऑल बातें आप समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि शीत युद्ध क्या है। और शीत युद्ध जो है ना, ये अगर डायरेक्ट रूप में लड़ा जाता तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता, लेकिन इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी का नहीं होने की वजह से इसे कोल्ड वॉर और शीत युद्ध का नाम दिया गया। इसी के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक समाप्त होता है। आप प्लेइंग लिस्ट में से तमाम वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। हमारे हिसाब से इससे ज्यादा आने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपको इससे ज्यादा नीड लगता है, आप बिल्कुल दूसरे टीचर से पढ़ सकते हैं, आप बुक का मदद ले सकते हैं। आइदर आप हमें कमेंट करके या हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं। अगर कोई टॉपिक छूट गया हो, हम कोशिश करेंगे कि आपको वो कवर कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं साइन ऑफ करते हैं दोस्त। आप सबसे रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जितना सपोर्ट हो सकता है अपना बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।